जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग इम्यूनिटी के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिए। आज के चैप्टर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारा कुछ चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या अडेप्टिव इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। अब बात करते हैं कि इसका नाम एक्वायर्ड, अडप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके बॉडी में सिर्फ इनेट इम्यूनिटी पाया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं पाया जाता है। लेकिन जब यह व्यक्ति किसी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस या किसी एंटीजेन के संपर्क में आता है तो उससे वो बीमार पड़ता है। उसके बाद हमारा बॉडी है जो एंटीबॉडी डेवलप करती है और उस एंटीजेन को मारने की क्षमता डेवलप कर लेती है। तो इस मारने की क्षमता जब हमारे जीवन में डेवलप होता है, इसी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है स्पेसिफिसिटी, सेकंड होता है लैग पीरियड और तीसरा होता है मेमोरी। इसको ऐसे समझते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। हमारे बॉडी में इम्यून सेल होगा और इम्यून सेल पे कोई ए एंटीजन का हमला हुआ होगा, यानी कि कोई पैथोजन का हमला हुआ होगा जिसके कारण ए एंटीजन सेक्रेट किया होगा। तो हमारा इम्यून सेल एक्टिवेट हुआ होगा और एक्टिवेट होने के बाद उस एंटीजन से हमारा इम्यून सेल का इनकाउंटर हुआ होगा और इनकाउंटर हुआ होगा, फिर थोड़ा टाइम लगा होगा और इनकाउंटर करके एक लॉन्ग पीरियड के बाद उसको क्या किया होगा, किल किया होगा। और इनकाउंटर होने में और किल करने में जो शुरुआत का टाइम लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए यह एंटीजन नया होता है। ठीक है, तो इसको मारने के लिए सीखना होता है और इस सीखने के दौरान टाइम ज्यादा लगता है। उस सीखने वाले टाइम को ही लॉग पीरियड बोला जाता है। और चूंकि एक बार उस एंटीजन को किल कर लेता है तो हमारा मेमोरी सेल, इम्यून सेल उसको याद करके रख लेता है। सेम अगर सेकंड टाइम उस एंटीजन ए का इनकाउंटर होगा, हमारे बॉडी से इन्फेक्शन होगा और हमारे बॉडी के द्वारा इनकाउंटर किया जाएगा, तो यह बहुत ही फास्ट होगा और स्ट्रांग होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा मेमोरी सेल इसको याद करके रख लिया होगा। लेकिन सेम उसी दौरान अगर कोई बी एंटीजन इंटर करे तो उसको हमारा एंटीबॉडी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसको ए वाला प्रोसेस, ए को कैसे एंटीजन को मारा था वो प्रोसेस शुरुआत से दोहराना पड़ेगा। तो चूंकि इसको अगर ए को मारने का तरीका पता है तो सिर्फ ए को ही मारेगा, तो इसीलिए यह कहलाता है कि यह हाईली स्पेसिफिक होता है। दूसरा कि शुरुआत में मारने में जो टाइम लग रहा था उस टाइम के कारण ही इसको क्या नाम दे रहे हैं, लैग पीरियड नाम दे रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि यह जो है मारता है तो उसको बाद उस चीजों को याद कर लेता है, इसीलिए बात किया गया है कि इसके पास मेमोरी डेवलप हो जाता है। और इस मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बी सेल या टी सेल कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन अगर कोई फोन खरीदता है तो फोन खरीदेगा तो उसमें इंस्टाग्राम अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, पहली बार इंस्टाग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा तो इसको चलाना सीखना पड़ेगा। और एक बार चलाने आ जाएगा तो इसको तुरंत ओपन कर लेगा, फिर उसको ओपन करने में और चलाने में टाइम नहीं लगेगा। तो जो सीखने का टाइम लग रहा है उसी को लॉग पीरियड कह रहे हैं। और जब एक बार चलाना आ गया तो बार बार तुरंत इसको पता कि फोटो कैसे अपलोड करना, निकालना क्या ऐसा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो मेमोरी सेल में स्टोर हो गया है उसके कारण। लेकिन समझिए, इंस्टाग्राम चलाने आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फेसबुक भी चलाने आएगा। अगर फेसबुक आएगा तो उसको फिर से सारी प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी। तो यही आपका दिखा रहा है स्पेसिफिसिटी, यानी कि इंस्टाग्राम चलाने आता है तो आप इंस्टाग्राम ही चला पाइएगा, ना कि आप फेसबुक चला लीजिएगा। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल सेल की बात करते हैं तो इसके दो प्रमुख सेल हैं। पहला हो गया बी सेल और दूसरा हो गया टी सेल। चूंकि बी सेल का जन्म बोन मैरो में होता है और मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है, इसलिए इसका नाम बी सेल है। और टी सेल का जन्म तो बोन मैरो में होता है लेकिन इसका मैचुरेशन होता है जो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसका नाम टी सेल है। और दोनों मिलकर मेमोरी सेल बनाने का काम करते हैं। अगर की कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो हमारा जो
एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें सबसे कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी की, या स्पेसिफिक टाइप का होता है। जिस पैथोजन से इसका इनकाउंटर होगा सिर्फ उसी को मारता है या उसी को मार करके याद रखता है। दूसरा हम बात करते हैं मेमोरी की। पहले ही बताया कि ये जिस भी पैथोजन को मारता है उसको हमारा इम्यून सिस्टम उसको याद कर लेता है, और जब ये दोबारा अटैक करता है हमारे बॉडी पे तो बहुत ही जल्दी उसको मार करके खत्म कर देता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह का रिस्पॉन्स देता है। और तीसरा बात है कि यह सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि समझिए ये हमारा एक सैनिक है, जैसे कि भारत का सैनिक होगा। अगर कोई दुश्मन दूसरे तरफ से आ रहा होगा तो इसके पास वेपन्स है, तो ऐसा नहीं है कि बगल में भी जो लोग खड़े होंगे दूसरा सैनिक उसको मार देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी को मारेगा या जो भी टेररिस्ट बाहर से आ रहेंगे उसको मारेगा, न कि और भी लोग होंगे उसको। चूंकि इसको पता है कि कौन अपना है और कौन पराया, तो अपने लोगों को सेफ रखेगा और जो बाहरी पराये लोग हैं, आतंकवादी टाइप के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को मारेगा। उसी तरह हमारा जो बॉडी का एंटीबॉडी है उसको पता होता है कि कौन हमारा पार्ट है जो बॉडी का पार्ट है और कौन है जो फॉरेन बॉडी है। तो सिर्फ फॉरेन बॉडी या पैथोजेनिक बॉडी को ही मारने का काम करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बात किया जाए तो इसके लिए दो लिम्फोसाइटिक सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला को हम बोलते हैं बी सेल या बी लिम्फोसाइट, एंड सेकंड को बोलते हैं टी सेल या टी लिम्फोसाइट। अभी हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट या टी सेल या टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे थे, तो आइए हम समझते हैं कि आखिर वो बनता कैसे। तो हमारे बोन मैरो में पाया जाता है हिमेटोपोएटिक सेल। ठीक है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटो का मतलब होता है ब्लड, पोएसिस प्रोसेस को कहते हैं, किसी भी चीज के फॉर्मेशन को पोएसिस बोला जाता है। और चूंकि स्टेम सेल है तो उसमें क्षमता होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्लड सेल को बना सके। तो सबसे पहले आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल आता है जो कि दो पार्ट में बढ़ता है। पहला हो गया माइलॉइड स्टेम सेल में और दूसरा हो गया लिम्फॉइड स्टेम सेल में। अगर माइलॉइड स्टेम सेल की बात किया जाए तो उससे बनता है मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट जो आगे चल के मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होता है और वो प्लेटलेट्स का निर्माण करता है जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आपका रेटिकुलोसाइट बनता है और उससे क्या बनता है, इरिथ्रोसाइट बनता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। माइलियोब्लास्ट से आपका तीन बनता है, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल और स्नोफिल, जो कि आपका डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। फिर है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से आपका क्या बनता है, मोनोसाइट बनता है, ये भी आपका डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। नेक्स्ट इस तरफ लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की बात किया जाए तो लिम्फॉइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बनता है, और लिम्फोब्लास्ट है जो दो पार्ट में वाइफरगेट होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएट होता है, और डिफ्रेंशिएट होके एक आपका नेचुरल किलर सेल बनाता है जो कि एक तरह का फैगोसाइटिक सेल है। और नेक्स्ट बनाता है आपका स्मॉल टाइप का लिम्फोसाइट जो कि टी लिम्फोसाइट कहलाता है एंड बी लिम्फोसाइट कहलाता है। ठीक, अगर बी सेल की बात किया जाए, ठीक है, बी सेल की बात किया जाए यानी कि बी लिम्फोसाइट की बात किया जाए तो ये हमें ह्यूमोरल यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। उसी तरह टी सेल यानी कि टी सेल या टी लिम्फोसाइट की बात किया जाए तो ये हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। अब हम बी लिम्फोसाइट की प्रॉपर बात करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जिसे बी सेल के नाम से जाना जाता है, यह आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि फाइट करता है फॉरेन पैथोजेन से, और ये पाया कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। यह हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है जो कि हमारे प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होता है और एंटीबॉडी बनाता है, और वह एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है जिसे हम शॉर्ट में आईजी बोलते हैं। ठीक है, यह आईजी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है ब्लड के थ्रू, और जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन या टॉक्सिन या जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसको क्या करता है, मार करके खत्म करने का काम करता है। अब हम लोग बी सेल एंटीबॉडी की बात करते हैं। बी सेल एंटीबॉडी यानी कि जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, उसकी अगर बात करें तो यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है जिसमें 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन पाया जाता है।
ठीक है, और इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट पाया भी जाता है। देखिए समझते हैं इस फिगर के मदद से। तो देखिए ये आपका जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, यह वाई शेप का होता है, इसमें 2 हैवी चेन है जो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, और 2 इसमें लाइट चेन पाए जाते हैं। और ये जो अपर साइड है, यहाँ पे आपका वेरिएबल आर्म पाया जाता है, यानी कि इसका साइज है जो कम ज्यादा होते रहता है। और इसके टॉप पे एंटीजेन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट पाया जाता है। यहीं पे कोई भी एंटी जेन या पैथोजेंस या कोई बैक्टीरिया वायरस जो भी आते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, और इसको मारने का काम करता है। इसके अगर टाइप की बात किया जाए तो इसके 5 मेजर टाइप होता है। आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, आईजीडी होता है एंड आईजीई पाया जाता है। आप इस वीडियो में इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि आई शेप्ड का था उसके वर्किंग मैकेनिज्म को देख सकते हैं। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका कॉन्सेंट्रेशन में होता है वो आईजीजी होता है, और सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में आईजीई होता है। ठीक है, और पांचों जो आपका एंटीबॉडी है उसका अलग अलग कहानी है। कुछ है जो पेंटामेरिक फॉर्म में होते हैं, कुछ डाइमर के फॉर्म में होते हैं, कुछ होता है कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कुछ है जो कि टीयर में पाया जाता है। तो आप कमेंट कर करके बताइए कि कौन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट के वीडियो में हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे। टी सेल के बारे में डिटेल्स बात करेंगे, और साथ में देखेंगे कि आखिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क कैसे करता है, इसके एंटीबॉडी आखिर किस तरीके से होते हैं। इसके अलावा हम एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, हर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो आप हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।